हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। 3 सितंबर को हमारा CDS का जो CDS 2 है 2023 का वो होने वाला है। होप कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन होगी वो सही से हो गई होगी। बट अब मैं इस सेशन में जो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ PIQ, CDS के PIQ न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले सेक्शन के। किसी भी एग्ज़ाम के लिए PIQ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पेपर में, लेवल क्या होता है उन क्वेश्चंस का, ठीक। और ओवरऑल वेटेज जो होता है कि अगर हम ट्रेंड देखते हैं कि पिछले 5 साल में प्रॉफिट लॉस से इतने क्वेश्चन आए हैं, टाइम एंड वर्क से इतने आए हैं, नंबर सिस्टम से इतने आए हैं, तो उस हिसाब से फिर हम अपनी फाइनल प्रिपरेशन को कि हाँ ये वाला इस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है तो हम उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें हम 2 टॉपिक करेंगे। इस PIQ में मैं 2023-1 में जो टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का कि A कैन डू अ सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ B कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 times the speed of C. All of them together can finish the work in 12 days. In how many days C alone can finish the work? कि A किसी काम को twice the speed of B से दुगने स्पीड से कर सकता है। B जो है वो C से 1.5 टाइम्स स्पीड पर उस काम को करता है। तीनों मिलकर 12 दिन में वो काम ख़त्म कर रहे हैं, तो C अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो ये जब हम स्पीड की बात करते हैं टाइम एंड वर्क में, तो वो क्या डिनोट करता है, एफिशिएंसी। कि अगर कह रहा है कि A कैन डू अ सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ B, इसका मतलब क्या है कि A की जो एफिशिएंसी है वो B से 2 टाइम्स है, B की 2 टाइम्स है। और B कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 टाइम्स द स्पीड, इसका मतलब C की जो एफिशिएंसी है, B की एफिशिएंसी उसका 1.5 टाइम्स है। तो लेट करते हैं हम कि C की एफिशिएंसी x यूनिट्स पर डे होगी। पर डे इसलिए ले रहे हैं, यहाँ 12 डेज है, यूनिट सेम हमें रखना है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1.5x यूनिट्स पर डे। ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा 3x यूनिट्स पर डे। हम क्या जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब हम यहाँ ये तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगा 3x प्लस 1.5x प्लस x इंटू टाइम। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब हमें पूछ रहा है यहाँ पर कि C कितना टाइम लेगा। क्या पूछ रहा है, C कितना टाइम लेगा। तो इसी फॉर्मूला को अगर देखें तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमें पता है, C की एफिशिएंसी पता है, ठीक। 3 प्लस 1.5 प्लस 1 ये आ जाएगा 5.5x इंटू 12 अपॉन में x गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ये 66 डेज। कितना आ जाएगा 66 डेज। तो ऑप्शन डी हमारा होगा इसमें करेक्ट आंसर। C अकेले उस काम को 66 डेज में कंप्लीट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। द टाइम टेकन बाई अ ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ट्रेवलिंग इन अनदर ट्रेन इज 10 सेकेंड। एक ट्रेन है जो किसी मैन को, किसी पर्सन को क्रॉस कर रहा है जो कि दूसरे ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है 10 सेकेंड में। कब, व्हेन द ट्रेन इज ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन्स हैं, एक ऐसे मूव कर रही है, एक ऐसे मूव कर रही है, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो दूसरे ट्रेन में जो पर्सन बैठा हुआ है उसको क्रॉस करने में फर्स्ट ट्रेन 10 सेकेंड का टाइम लेती है। हाउएवर इट टेक्स 20 सेकेंड इफ बोथ ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो उस मैन को क्रॉस करने के लिए 20 सेकेंड का टाइम लगता है। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 200 मीटर्स। फर्स्ट ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर्स है, सेकेंड ट्रेन की लेंथ 150 मीटर्स है। तो हमें पता करना है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। 2 फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रिलेशन, और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट।
रिलेटिव स्पीड में हम क्या जानते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्पीड इंडिविजुअल स्पीड्स x और y यूनिट्स किलोमीटर पर आवर दोनों के होंगे या मीटर पर सेकंड यूनिट सेम होंगे, ठीक, x यूनिट्स और y यूनिट्स अगर हैं तो उन दोनों का स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होता है वो एड ऑन हो जाता है जब रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई होगा। कब? जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तब। और जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तब जो रिलेटिव स्पीड उन दोनों के इंडिविजुअल स्पीड का डिफरेंस हो जाता है, ठीक। ये दो चीज़ें हैं, तो ये यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ भी। अब क्योंकि वो ट्रेन जो फर्स्ट ट्रेन है वो एक मैन को क्रॉस कर रही है, तो मैन को जो हम कि ये मैन कहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बैठा होगा, तो जो ट्रेन उसको जब क्रॉस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अपने लेंथ के। ट्रेन ए, अगर फर्स्ट ट्रेन को ट्रेन ए अगर मैं बोलूँ तो ट्रेन ए अपने लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इस मैन को क्रॉस करने में, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या है, 200 मीटर्स। लेंथ मतलब डिस्टेंस, ठीक। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट ट्रेन की स्पीड x है, सेकेंड ट्रेन की y है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, ठीक। टोटल डिस्टेंस 200, टोटल टाइम 10, मतलब x प्लस वाई आ गया हमारा 20। सिमिलरली जब ये वाला 20 सेकेंड वाला हम करेंगे, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। 200 अपॉन 20 कितना आ जाएगा? 10। दोनों को ऐड करेंगे, y y गया, 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15। ये हमने मीटर पर सेकंड में स्पीड लिया था, क्योंकि यहाँ ये है 200 मीटर है, ये टाइम जो है सेकंड में, तो जो स्पीड भी होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी। तो x हमारा 15 आ गया। इसको मुझे यहाँ सारे आंसर जो हैं वो किलोमीटर पर आवर में, जितने ऑप्शन ये जो हैं वो सारे किलोमीटर पर आवर में हैं। तो यहाँ पर इसको जब हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो इंटू 18/5 कर देते हैं। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना होता है तो इंटू 5/18 करके किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड है उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गया 3 बार, ये आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 17 women and 24 men can do a piece of work in 5 days and 12 women and 23 men can do it in 6 days, then which of the following is correct? यहाँ बहुत सारे रिलेशंस दिए गए, 4 रिलेशंस दिए गए हैं कि एफिशिएंसी विमेन और मेन की एफिशिएंसी का रिलेशन दिया गया है। हमें इस कंडीशन के हिसाब से बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है। क्या कह रहा है? 17 विमेन और 24 मेन। हम मान लेते हैं हर मेन की एफिशिएंसी m यूनिट्स पर डे है और हर विमेन की एफिशिएंसी w यूनिट्स पर डे है। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 17 विमेन है तो 17 w विमेन की एफिशिएंसी, 24 मेन 24 m। टाइम कितना? 5 डेज ले रहा है, तो 5 डेज मतलब जब 5 डेज ये टाइम ले रहा है, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। सिमिलरली अगला कंडीशन क्या है? 12 विमेन प्लस 23 मेन। 12 विमेन प्लस 23 मेन इसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक। सेम काम को कर रहे हैं दोनों, तो ये रिलेशन क्या होगा? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे टोटल वर्क। दोनों हमें क्या? एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क। 85 विमेन प्लस 120 मेन इज इक्वल टू 72 विमेन प्लस 138 मेन, 138 एम। इसको जब मैं ये करूँगा आ जाएगा 13 विमेन इज इक्वल टू 18 एम। मतलब 13 W का मतलब एफिशिएंसी ऑफ 13 वुमेन। एक की एफिशिएंसी W है तो 13 W मतलब
13 वीमेन की एफिशिएंसी, सिमिलरली ये 18 मेन की एफिशिएंसी होगी। तो हमारा पहला रिलेशन कि एफिशिएंसी ऑफ 13 वीमेन इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 18 मेन, ये वाला रिलेशन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक, इसमें क्या वही कॉन्सेप्ट लगा, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। दो कंडीशन दिए हुए थे, दोनों सेम वर्क को डिनोट कर रहा है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और एक रिलेशन आ जाएगा। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पाइप्स एंड सिस्टम। 3 टैप्स ए बी एंड सी, 3 टैप हैं ए बी और सी, कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। ठीक, टैप सी कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। हम मान लेते हैं इनकी एफिशिएंसी भी सेम ही है कि ए यूनिट्स पर डे, बी यूनिट्स पर डे, सी यूनिट्स पर डे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 घंटे में टैंक को भर रहे हैं। टैप सी अकेले 12 घंटे का टाइम लेता है इसको फिल करने के लिए। टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का जो टाइम होता है उसका एलसीएम 12 हो जाएगा। जब हम टोटल वर्क अपॉन टाइम करते हैं तो हमें एफिशिएंसी मिलती है, इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट्स पर आवर, ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी, सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी 1 यूनिट्स पर आवर। टू फिल द टैंक व्हेन इट इज एम्प्टी ऑल द 3 टैप्स आर स्टार्टेड टुगेदर। आफ्टर वर्किंग टी आवर्स टैप सी इज क्लोज्ड। तीनों टैप को एक साथ ओपन किया गया, बट टी आवर्स के बाद टैप सी को बंद कर दिया गया। एंड द टैंक इज फिल्ड इन 8 आवर्स मोर, और उसके बाद 8 घंटे और टाइम लेता है। ये तीनों मिलकर जो टैप सी को बंद कर दिया गया, टैप ए और बी मिलकर 8 घंटे का और टाइम लेते हैं। इससे हम अगर इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में सी की एफिशिएंसी माइनस कर दे तो हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, कितनी, वही 1 यूनिट पर आवर। 8 टी आवर्स तक तीनों पाइप ने साथ में काम किया है, तीनों टैप ने, मतलब 2 इंटू टी एफिशिएंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क इतना वर्क हुआ होगा। 8 घंटे में पाइप ए और टैप ए और बी मिलकर फिल कर रहे टैंक को, इतना उन्होंने फिल किया होगा। होना किसके बराबर चाहिए, 12 के बराबर। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक 12 यूनिट्स थी, मतलब 2t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4/2 बराबर 2। तो t की फाइंड द वैल्यू ऑफ t पूछ रहा है, तो t की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू कितनी है 2। ए बी and C can complete a work in x days, 1.5x days and 2x days। ठीक है, A x days का टाइम लेता है, B 1.5x days और C 2x days, ये टाइम लेते हैं। इन व्हाट रेशियो दे विल बी पेड, कि अगर एक कंडीशन यहाँ होगी कि तीनों ने मिलकर साथ में काम किया है, तीनों ने अगर साथ में काम किया है तो किस रेशियो में उन्हें पे किया जाएगा, जो पैसे उन्हें मिलने हैं वो किस रेशियो में मिलेंगे। तो हम ये जानते हैं कि अगर जितने भी लोग हैं अगर वो साथ में किसी काम को साथ में स्टार्ट करते हैं और साथ में ही ख़त्म करते हैं तो वो जो पेमेंट उन्हें मिलेगी वो उनके एफिशिएंसी के रेशियो में ही होगी। मतलब A इज टू B इज टू C, इनकी जो एफिशिएंसी होगी उसी एफिशिएंसी में उन्हें पे किया जाएगा। एफिशिएंसी क्या होती है, जितना टाइम लिया है, अगर x डे ले रहा है ये किसी काम को ख़त्म करने के लिए तो एक दिन में कितना काम ख़त्म कर सकता है, 1/x, और एक दिन में एक यूनिट में जितना हम काम ख़त्म करते हैं, कि अगर ये सारा आवर में होता तो एक आवर में जितना हम काम ख़त्म करते हैं, यहाँ डेज में तो एक दिन में ए जितना काम ख़त्म करा वो उसकी एफिशिएंसी है। तो ए की एफिशिएंसी 1/x, इसकी एफिशिएंसी 1/1.5x, सी की एफिशिएंसी 2x, 1/2x, x चला जाएगा, ये 10 गया, 2 3। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में हमें रेशियो लाना है तो हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1/1 इंटू 3 और 2 का एलसीएम 6,
2/3 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, 2 से 3, 3 से 2, 6, 6:4:3। इस रेशियो में ए, बी और सी को पे किया जाएगा अगर वो साथ में काम स्टार्ट करते हैं और साथ में ही ख़त्म करते हैं। मतलब ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, 6:4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोट एंड स्ट्रीम का टाइम एंड स्पीड का ही, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये पार्ट है। इसमें क्या कि कोई एक बोट जब स्ट्रीम में ट्रैवल करती है तो बोट की जो अपनी स्पीड है कि अगर जो स्ट्रीम है अगर वो स्टिल होता, वो पानी बह नहीं रहा होता, तो जो बोट की स्पीड अगर x km/h है, फिर अगर उस स्ट्रीम की स्पीड मैं y मान लूँ, तो अगर बोट उस स्ट्रीम के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी मूव करे तो हम क्या कहते हैं कि वो डाउन स्ट्रीम में मूव कर रही है बोट। अगर उसके ऑपोजिट मूव करे तो हम कहते हैं अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम विद द स्ट्रीम। ठीक, तो ये हो जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम या करंट की स्पीड, ये अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाती है। अब हम यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या दिया हुआ है? 15, मतलब यहाँ हम XY ले रहे हैं तो 15 मान लेते हैं। इफ़ इट कैन ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम को ट्रैवल करने में ये क्या सेम टाइम ले रहे हैं। ठीक, यहाँ देख लेते हैं 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए सेम टाइम ले रहे हैं। ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है? टाइम। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? x + y। अगर इनकी बोट की स्पीड x है, स्ट्रीम की स्पीड y है, तो ये x + y हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? x - y। अप स्ट्रीम की स्पीड, हमें x की वैल्यू पता है, बोट इन स्टिल वाटर 15, तो 42/15 + y। स्ट्रीम की स्पीड 28/15 - y। ठीक, 14 से 3, 14 से 2 बार, 45 - 3y = 30 + 2y, मतलब 5y = 15। तो y हमारा आ जाएगा 15/5 = 3। मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड हमारी होगी वो होगी 3 km/h। इस स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 3 km/h। ऑप्शन बी। तो आज के सेशन में यही था। हमने दो टॉपिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क के जो 2023 में क्वेश्चंस आए थे वो हमने देखे। जो आने वाला पेपर होगा, चाहे वो ये CDS 2 हो या इससे बाद का भी, जो ओवरऑल ट्रेंड होता है या ओवरऑल लेवल होता है वो आसपास ही रहते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो हमें प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालाइज करके उसे प्रैक्टिस करना है, जिससे हमें रियल एग्ज़ाम में जो पेपर हमारा एक्चुअल आने वाला है उसका हमें अच्छे से आइडिया मिल जाए। मैं ऐसे ही और सेशन लेकर आता रहूँगा। आज हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी का किया, इसके बाद हम GA का भी करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के किसी और टॉपिक का भी करेंगे। तो प्रैक्टिस मॉक के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।